हे व्हाट्स अप गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ऊप्स की। आज से हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम ये स्टार्ट होने वाला है। तो बेसिकली जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपने ये वाली बात बहुत बार सुनी होगी, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेसिकली ये है कि रियल वर्ल्ड में आपने देखा होगा ऑब्जेक्ट्स होते हैं, राइट। हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट होती है और रियल वर्ल्ड की चीज़ों को जब आपको डिपिक्ट करना होता है तो उसके लिए आपको एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत होती है, एंड जावा इज़ वन ऑफ देम। इसके अलावा C++, पाइथन, ये भी आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। इसका मतलब बेसिकली है कि आप इसके अंदर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स से मेरा मतलब क्या है? जैसे कि आप देखोगे रियल वर्ल्ड में हर एक चीज़ एक ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल दिस पेन, ये एक ऑब्जेक्ट है। अगर मुझे इसे अमेजोन पर लिस्ट करना है तो अमेजोन के अंदर मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा सो दैट आप इसको परचेस कर सको, राइट। कि इसकी लेंथ इतनी है, इसका कलर ये है, इसका साइज़ ये है, जो भी है। ऑल दीज आर इट्स प्रॉपर्टीज़। इस ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी एंड इसका कुछ बिहेवियर होगा। तो प्रॉपर्टीज़ तो ये कि इसका साइज़ क्या है, इसकी लेंथ क्या है, ये इसकी विड्थ कितनी चौड़ी है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। एंड इसके अलावा इसका बिहेवियर क्या है कि इससे आप लोग लिख सकते हो, इससे आप लोग इरेज कर सकते हो। ऑल दीज आर इट्स बिहेवियर। इस तरीके से आप इस रियल वर्ल्ड के अंदर हर एक चीज़ को एक ऑब्जेक्ट बना सकते हो। पर्सन एक ऑब्जेक्ट है कि पर्सन की हाइट, और पर्सन के अंदर प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, किसकी हाइट क्या है, इसके कितने हाथ हैं, पैर हैं, क्या वेट है, ये सब इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। इसका बिहेवियर क्या है कि ये पर्सन वॉक कर सकता है, ये पर्सन ईट कर सकता है, ये सब चीज़ें इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को ऑब्जेक्ट बना सकते हो। और अगर आप लोगों को प्रोग्रामिंग के अंदर, क्योंकि हमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो अगर आप लोगों को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो उसके लिए आप लोगों को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी, एंड जावा इज वन ऑफ दैम। बेसिकली इसके अंदर आप क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट बना सकते हो। आप जरा आज देखते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम। आज हम पढ़ेंगे क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में, ठीक है। फिर कंस्ट्रक्टर देखेंगे, एंड देन मैथड एंड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, एंड देन दिस कीवर्ड इन जावा, ये भी देख रहे होंगे। इसके साथ धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला तो हो जाता है क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट्स। तो सबसे पहला बिल्डिंग ब्लॉक जो है ना, वो है हमारा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। बेसिकली जावा के अंदर आप क्लासेस बना सकते हो और उन क्लासेस से मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो। जिन लोगों ने पहले सुना होगा लेकिन कंफ्यूज हो गए कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो आज बहुत ही सरल शब्दों में बताने वाला हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। बड़े ही क्लियरली समझ में आना है कि क्या होता है क्लास। तो यहाँ पर वैसे लिखा हुआ है, जरा वो पढ़ लेते हैं। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट विच डिफाइंड सम प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स। एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास विच हैज दोज प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स अटैच्ड। तो बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लास एक ब्लूप्रिंट है जो कि बताती है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज और बिहेवियर हो सकते हैं आपके, एंड देन ऑब्जेक्ट भी वही चीज़ होती है, ऑब्जेक्ट के अंदर वो चीज़ें अटैच होती हैं। तो फिर डिफरेंस क्या है इनके अंदर, समझ नहीं आया कुछ। तो बेसिकली क्लास आपका बताने का तरीका है कि देखो, क्लास इज बेसिकली समझ लो कि एक फैक्ट्री है। सपोज करो एक आइसक्रीम बनाने की फैक्ट्री है, तो वो जो फैक्ट्री है वो सिर्फ आइसक्रीम बनाती है, ठीक है। और उसके अंदर आपने प्रॉपर्टी बता दी कि किस किस टाइप कैसी हमारी आइसक्रीम होनी चाहिए, और उसके बाद उसमें से जो आइसक्रीम्स बाहर निकल रही हैं वो आपके, आप समझ सकते हो, ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो एक तरीके से बनाने वाली जो चीज़ है वो आपकी क्लास होती है, और उससे जो बन के निकलती है चीज़ें वो आपके ऑब्जेक्ट होते हैं। अगर ये भी चीज़ क्लियर नहीं हुई तो मैं जरा आपको बताता हूँ इस बार, लेकिन एग्जाम्पल से समझाऊंगा तब ज़्यादा क्लियर होगी। तो उसके लिए हम आएंगे अपने कोड के अंदर, और मैंने यहाँ पे क्या किया, ऊप्स 1 के अंदर ये मेन क्लास बना लिया मैंने, और इसके अंदर मैं पता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये तो होता ही है PSVM, ये सब तो ठीक है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, एक और क्लास बनाता हूँ। तो एक फाइल के अंदर, जैसे इस फाइल का नाम है मेन क्लास डॉट जावा, इस एक फाइल के अंदर आप जितनी मर्जी क्लासेस बना सकते हो। क्लास बनाने के लिए आपको करने क्या होता है, आपको लिखना होता है क्लास, उसके बाद उस क्लास का नाम। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं सपोज को क्लास का नाम लिख देता हूँ डॉग, ठीक है, क्लास डॉग। तो मैं डॉग क्लास बना रहा हूँ, तो ये मेरी क्लास बन गई इस तरीके से। अब अगर आपको कभी फ्यूचर में एक और क्लास बनानी है तो आप ऐसे बना सकते हो, क्लास कैट। तो इस तरीके से आप जितनी मर्जी क्लासेस बना सकते हो, एक फाइल के अंदर जितनी मर्जी क्लासेस बना सकते हो, लेकिन पब्लिक क्लास सिर्फ एक ही होगी, ठीक है। मतलब हर एक क्लास के आगे मैं पब्लिक नहीं लगा सकता, पब्लिक क्लास सिर्फ एक ही हो सकती है, वरना यहाँ पे आपको दिख रहा है एरर मिल रहा है कि पब्लिक क्लास तो सिर्फ एक ही हो सकती है, और उसका नाम होगा ये जो इस फाइल का नाम है मेन क्लास डॉट जावा। तो मेन क्लास डॉट जावा फाइल के अंदर मेन क्लास वाली क्लास ही पब्लिक हो सकती है। मतलब अगर कोई भी क्लास का नाम होगा वही क्लास पब्लिक हो सकती है, बाकी सारी की सारी क्लास नॉन पब्लिक रह सकती हैं। ये तो समझ में आ गया कि मल्टीपल क्लास बना सकते हैं। अब इस क्लास के अंदर जैसा मैंने बताया था कि कुछ बिहेवियर हो सकता है, कुछ प्रॉपर्टी हो सकती है। तो डॉग को आप कुछ प्रॉपर्टीज़ दे सकते हो। प्रॉपर्टीज़ मतलब कि डॉग का नाम क्या है, डॉग की एज कितनी है, डॉग की ब्रीड क्या है, डॉग का कलर क्या है, ये सब इसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी। जिससे आप बता सकते हो कि अच्छा ये वाला डॉग ये है, ये वाला डॉग ये है, राइट। हर दो डॉग सेम तो होते नहीं है, किसी की एज कम है, किसी की ज़्यादा है, किसी की हाइट वेट कम है, राइट। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो सपोज करो सबसे पहले मैंने बनाया स्ट्रिंग नेम। तो इस तरीके से आप इसकी प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हो कि इस डॉग के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ अलाउड है, ठीक है। तो इस डॉग को हम नेम वाली प्रॉपर्टी अलाउ करेंगे। इसके अलावा इस डॉग को सपोज करो मैंने एज वाली प्रॉपर्टी अलाउ कर दी कि जो डॉग बना रहे हैं हम,
इसके अंदर आप नेम असाइन कर सकते हो और एज असाइन कर सकते हो। अब यहाँ पर आप देख रहे हो नो यूसेज लिख के आ रहा है अपने यहाँ पे, राइट। ये बेसिकली इंटेलिजे खुद लिख रहा है, ये हम नहीं लिख रहे, ये इंटेलिजे लिख रहा है कि भाई ये आपने बना के दिया है, इसका कोई यूज ही नहीं किया आपने इसका, तो इसको फिलहाल के लिए इग्नोर कर दो, ठीक है। ये अपने यहाँ पे लिख के आ जाता है, कई कई जगहों पे आप देखोगे लिख के भी नहीं आ रहा होता, यहाँ पे लिख के आ गया। लेकिन खैर, तो ये तो इसकी प्रॉपर्टी है। इसके जैसे आप मल्टीपल प्रॉपर्टी और भी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने एक और बना दिया, लेट्स से स्ट्रिंग कलर, किसका कलर क्या रह सकता है, राइट। तो ऑल दीज आर इट्स प्रॉपर्टीज़। तो ये तो हो गई प्रॉपर्टीज़। इसके अलावा भैया बिहेवियर क्या होते हैं, तो मैं बताऊँगा बिहेवियर बेसिकली कि क्या चीज़ें ये कर सकता है, क्या चीज़ें ये परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो डॉग वॉक कर सकता है, डॉग बार्क कर सकता है, डॉग ईट कर सकता है, राइट। ऑल दीज आर इट्स बिहेवियर। बिहेवियर मतलब कि बंदा क्या क्या चीज़ें कर सकता है, राइट। और प्रॉपर्टी मतलब ये बंदा दिखता कैसा है बेसिकली बाहर से, और प्रॉपर्टी मतलब कि इससे आप क्या करा सकते हो रियल वर्ल्ड में। ये तो ये दो चीज़ें होती है किसी भी क्लास के अंदर, और फिर अभी ऑब्जेक्ट बताऊंगा इसके बाद, ठीक है। तो क्लास के अंदर हमने प्रॉपर्टीज़ तो बना दी बहुत सारी, इसके अलावा इसके बिहेवियर बना देते हैं। तो सपोज करो मैं बनाता हूँ वॉक, तो बिहेवियर के लिए बेसिकली आप फंक्शन बनाते हो, ठीक है। तो वॉइड वॉक, और यहाँ पे आप बोल सकते हो कि डॉग इज़ वॉकिंग, इस तरीके से, ठीक है। इसके अलावा आपने बना दिया एक वॉइड बार्क, एंड देन यहाँ पे लिख दिया सपोज करो डॉग इज बार्किंग। तो एक चीज़ हमें दिख गई होगी कि जब मैंने बात की प्रॉपर्टीज़ की तो मैंने बेसिकली वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं, और जब मैंने बात की बिहेवियर की तो मैंने बेसिकली फंक्शंस डिफाइन किए हैं। और यही होता है, एक क्लास के अंदर कुछ वेरिएबल्स और कुछ फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जो कि क्लोजली ग्रुप्ड होते हैं, जो कि उस क्लास के अंदर सेंस बनाते हैं। बस यही होता है क्लास का मतलब। क्लास के अंदर और कुछ नहीं होता। ब्लूप्रिंट का मतलब ये होता है कि उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, मतलब कुछ वेरिएबल्स होंगे, और साथ में कुछ बिहेवियर मतलब कि कुछ फंक्शंस होंगे। इनको आप क्लब कर दोगे तो वही आपकी क्लास बन जाती है, ख़त्म बात। तो हमारी क्लास तो बन चुकी है, ठीक है। और अभी हर चीज़ के ऊपर नो यूजेस लिखा आ रहा है, क्योंकि अभी हमने किसी भी चीज़ को यूज़ नहीं किया है। खैर, ये क्लास तो बन गई है, लेकिन इस क्लास का यूज़ कैसे करेंगे। अब ये जो मैंने डॉग बनाया है, इसका मुझे यूज़ कैसे करना है। तो बेसिकली मैंने जो क्लास बनाई है, जो मैंने बताया था, ये क्लास तो बेसिकली फैक्ट्री होती है। तो ये समझ लो कि ये तो एक फैक्ट्री है, राइट। ये बेसिकली एक्चुअल डॉग नहीं है। इससे आप लोग एक्चुअल डॉग बना सकते हो, लेकिन ठीक है, जैसे कि फैक्ट्री में जाके आप एक्चुअल चॉकलेट बना सकते हो मल्टीपल, वैसे इस डॉग क्लास से आप लोग मल्टीपल डॉग के ऑब्जेक्ट बना सकते हो। वो कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पे आओ आप मेन फंक्शन के अंदर, क्योंकि कोड का एग्जीक्यूशन तो मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा, राइट। मेन पब्लिक क्लास के मेन फंक्शन से ही कोड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, इस बात को याद रखना है हमेशा, ठीक है। तो कहीं और मेन फंक्शन कहीं और बना हुआ है, उससे एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होगा। पब्लिक क्लास की मेन मेथड से ही आपका कोड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने वाला है। तो यहीं पे हम चीज़ें लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं इस डॉग क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बनाने का क्या तरीका होता है, आप ऐसे लिखते हो डॉग, उसके बाद ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है। ऑब्जेक्ट आप समझ सकते हो जैसे कि आपने पढ़ा था प्रिमिटिव डेटा टाइप, राइट, जैसे कि इंट, फ्लोट, लॉन्ग, ये सब तो आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप थे, जिसमें आप लिखते थे ऐसे कि इंट एज इक्वल्स टू 12, राइट। दिस इज डिफाइनिंग अ प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो आपने बताया कि आप डेटा टाइप है, उसके बाद वेरिएबल नेम बताया, उसके बाद इक्वल टू करके इस तरीके से आपने वैल्यू असाइन कर दी। वेल, सेम तरीके से ही आप अपने यहाँ पे ये समझ सकते हो कि डॉग इज़ अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। बेसिकली क्लास नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप भी होती हैं। तो मेरी एक डॉग क्लास है, इसका मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब मैंने बना दिया यहाँ पर डॉग, उसके बाद इस डॉग वेरिएबल का नाम क्या होगा, ठीक है। डॉग वेरिएबल का नाम, डॉग का नाम नहीं, डॉग वेरिएबल का नाम। तो ये बेसिकली रेफरेंस का नाम है। तो रेफरेंस का नाम मैं कुछ भी रख देता हूँ, लेट्स से D1 इक्वल्स टू न्यू डॉग, इस तरीके से, ठीक है। तो न्यू डॉग का मतलब क्या है कि आपने एक नया डॉग का ऑब्जेक्ट बना दिया है। जब न्यू लिखते हैं ना हम इस तरीके से, तो न्यू का मतलब होता है कि जावा ने बोल दिया कि एक नया ऑब्जेक्ट बन गया है। जब तक न्यू नहीं लगाओगे तब तक एक नया ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा हमेशा जावा के अंदर, जब तक आप ऐसे न्यू कीवर्ड नहीं लगाओगे। वैसे तो कुछ और भी तरीके होते हैं जो अभी हम देखेंगे, लेकिन न्यू कीवर्ड लगाने से ही आपका ऑब्जेक्ट बन रहा होता है। तो इस तरीके से हमारा एक ऑब्जेक्ट बन रहा है। अब ये मेरा D1 बन गया है, लेकिन इसके साथ में क्या कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता फिलहाल तो। लेकिन आप इसके अंदर अब ये सारी प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर एक्सेस कर सकते हो। आपको करना क्या है, आप यहाँ पे लिखो D1 डॉट लगाओ उसके बाद, ठीक है। D1 फिर डॉट, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो लिखा आ रहा है एज, कलर, नेम, ठीक है। ऑल दीज आर इट्स प्रॉपर्टीज़। उसके अलावा नीचे देखो फंक्शन लिखे आ रहे हैं, बार्क, वॉक, ये आपने खुद बनाए थे अभी राइट। ये 5 चीज़ें तो हमने खुद बनाई हैं, लेकिन इसके अलावा नीचे जो चीज़ें लिखी आ रही है ना, ये सब अभी आप फिलहाल इग्नोर कर सकते हो। ये सब चीज़ें इसको एक्चुअली ऑब्जेक्ट क्लास से मिल रही हैं, जो हम समझेंगे इनहेरिटेंस के अंदर की ऑब्जेक्ट क्लास से ये सब चीज़ें कैसे मिलती हैं, ठीक है। तो इन सभी को अभी हम फिलहाल के लिए इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन आप ये 5 चीज़ें देखो ऊपर की, D1 डॉट, सपोज करो मैं लिखता हूँ यहाँ पर बार्क,
तो अब ये जो D1 है इसको बाक करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे जरा इसको रन करते हैं, देखते हैं ये बाक करता है कि नहीं। और अभी अगर आपको समझ में नहीं आया ना कि कैसे चल रहा है डॉग वगैरह, कहाँ से आ गया मतलब ऑब्जेक्ट वगैरह, तो अभी मैं आपको और समझाऊंगा, तो डोंट वरी। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो कि D1 डॉट बार्क लिखने से डॉग इज़ बार्किंग लिखा आ रहा है, ठीक है, मज़ा आ गया। उसके बाद आपने यहाँ पर एक डॉग बना लिया इस तरीके से D1 नाम से, D1 वेरिएबल का। आप सपोज करो मैं एक और डॉग बनाता हूँ D2, ठीक है, डॉग D2 इक्वल्स टू न्यू डॉग। तो जब तक मैं D2 इक्वल्स टू न्यू डॉग नहीं करूँगा ना, तब तक नया डॉग नहीं बनेगा, ठीक है। D2 इक्वल्स टू न्यू डॉग, ये बेसिकली बताता है जावा को कि सुनो एक नया ऑब्जेक्ट बनाने का टाइम आ गया है। ये न्यू कीवर्ड के बाद जो मैंने चीज़ लिखी है, दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। अभी हम कंस्ट्रक्टर भी पढ़ेंगे इसके बाद, लेकिन हाँ इस तरीके से एक नया डॉग कंस्ट्रक्ट हो गया है, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं आप कि डॉग नाम की तो फैक्ट्री थी जो बताती है कि डॉग के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, क्या क्या अलाउड है प्रॉपर्टीज़ होना। तो हमने बता दिया कि डॉग के पास नेम, एज और कलर हो सकता है। उसके अलावा डॉग के अंदर ये 2 बिहेवियर हो सकते हैं, ठीक है, ये हमने अलाउ किया है। उसके बाद इस डॉग के आप जितने मर्जी कॉपीज़ बना सकते हो और उनको आप अपनी खुद की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ दे सकते हो। तो अब ये D2 को सपोज करो मैंने करा दिया वॉक, और अगर मैं अभी रन करूँगा तो आप देखोगे कि हाँ डॉग इज़ वॉकिंग भी लिखा आ रहा है। तो डॉग इज़ वॉकिंग जो है वो नीचे वाले से लिखा आ रहा है D2 से, और D1 डॉट बार्क से डॉग इज़ बार्किंग लिखा आ रहा है। लेकिन अभी हमें समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा डॉग बार्क कर रहा है और कौन सा डॉग वॉक कर रहा है। और अभी हमने डॉग का कुछ नाम वगैरह सेट नहीं किया, राइट, जबकि हम देख रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ तो हैं ये सारी। तो क्यों ना हम इन सभी चीज़ों को सेट करें। तो सेट करने का तरीका ये होता है, बेसिकली आप जाओ यहाँ पे लिखो D1 डॉट, सपोज करो मुझे नेम सेट करना है, तो D1 डॉट नेम इक्वल्स टू लेट्स से टॉमी। तो मैंने बोल दिया कि D1 जो वेरिएबल है, बेसिकली पहला जो कुत्ता है उसका नेम मैंने रख दिया टॉमी। उसके बाद सपोज करो मैंने D2 बनाया और D2 का मैंने नाम रख दिया कुछ और, लेट्स से D2 डॉट नेम इक्वल्स टू लियो, ठीक है। तो ये D2 का नाम यहाँ पर लियो रख दिया है। और अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो मैंने फंक्शन बनाए हैं ना वॉक और बार्क वाले, इनके अंदर मैं डॉग इज़ वॉकिंग और साथ में डॉग इज़ बार्किंग लिखा हुआ है। मैं यहाँ से इस डॉग को हटा सकता हूँ और यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ नाम, एक्चुअली नाम जो मैंने यहाँ पे क्लास के अंदर नेम बनाया, राइट। तो इस नेम को मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। मैं लिखूँगा यहाँ पे नेम और उसके बाद इस तरीके से सिमिलरली यहाँ से भी मैं डॉग हटा देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूँगा नेम प्लस, ठीक है। तो अब मैंने क्योंकि यहाँ पर इनका नेम सेट कर दिया है, D1 का नेम टॉमी, D2 का नेम लियो, उसके बाद मैंने यहाँ पर भी चेंज कर दिया है कोड के अंदर कि यहाँ पे पहले डॉग इज़ वॉकिंग और डॉग इज़ बार्किंग लिखा आ रहा था, अब यहाँ पे नेम इज़ वॉकिंग और नेम इज़ बार्किंग लिखा आना चाहिए। बेसिकली जो एक्चुअल नेम आपने सेट किया है वो आना चाहिए वहाँ पर। तो अब जरा इसे चला के देखते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे लिखा रहा है टॉमी इज़ बार्किंग, क्योंकि D1 को तो आपने बार्क कराया और D1 का जो नेम है वो टॉमी है, इसलिए टॉमी इज़ बार्किंग। उसके बाद D2 इज़ लियो और लियो इज़ वॉकिंग, ये लिखा आ रहा है, ठीक है। तो कुछ चीज़ समझ में आने लग गई होंगी अभी से ही हमें कि अच्छा क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और ज़रूरत क्या पड़ती है इनकी, अभी मैं बताऊंगा। वैसे तो आपके बेसिकली DSA के अंदर अगर आप देखोगे कि ज़रूरत क्या पड़ती है, तो DSA के अंदर मोस्टली आप कस्टम क्लासेस तभी बना रहे होगे जब आपको कस्टम कोई डेटा स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, कस्टम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बनाना है अगर आपको, तब आप लोग क्लासेस का यूज़ कर रहे होते हैं मोस्ट प्रॉब्ली। इसके अलावा जो क्लासेस होती हैं, जो कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर क्लासेस होती है, वो आप लोग प्री बिल्ड यूज़ कर रहे होते हो। ऑलरेडी हमारे लिए बहुत सारी क्लासेस बन रखी है, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, ये सब चीज़ें वो हम यूज़ कर रहे होंगे। अभी तक हम ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस यूज़ कर चुके हैं, जैसे हमने स्कैनर क्लास देखी थी, स्कैनर क्लास ऑलरेडी बन रखी है जावा के अंदर, स्ट्रिंग क्लास भी जावा के अंदर ऑलरेडी बन रखी है, ठीक है। सिमिलरली हमारी स्कैनर हो गई, स्ट्रिंग हो गई, और भी मल्टीपल क्लासेस हमने अभी तक शायद देख लूँगी। मैथ क्लास हमने देखी थी, राइट, वो भी ऑलरेडी जावा ने बना रखी है हमारे लिए, ठीक है। तो ऑल दिस क्लासेस आर प्री बिल्ट, लेकिन आप भी कुछ खुद से क्लासेस बना सकते हो। जैसे हम देखेंगे जब हम लिंक लिस्ट के अंदर मूव कर रहे हो तो हम देखेंगे नोड क्लास बना के। सिमिलरली जब हम ट्री की बात कर रहे हो तो ट्री के अंदर भी हम ट्री क्लास बना रहे होंगे, राइट, ट्री नोड बना रहे होंगे। तो ये सब हम कस्टम क्लासेस बना रहे होते हैं जिससे हम कस्टम बिहेवियर और कस्टम प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड कर सकें किसी भी क्लास को। तो यहाँ पर हमने बनाया है वैसे तो एक डॉग D1, और ये बेसिकली जो डॉग है, डॉग इज़ अ क्लास, समझ में आ रहा होगा, ये बेसिकली एक ब्लूप्रिंट है। डॉग इज़ अ क्लास, और उस क्लास से आप जितने मर्जी ऑब्जेक्ट बना सकते हो। हर ऑब्जेक्ट का अपना कुछ नाम, अपना कुछ एज, अपना कुछ प्रॉपर्टी है, अपना कुछ बिहेवियर है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है D1 डॉट बार्क, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सपोज करो D1 डॉट वॉक, तो क्या होने वाला है, तो यहाँ पे लिखाएगा टॉमी इज़ बार्किंग, उसके बाद लिखाएगा टॉमी इज़ वॉकिंग, उसके बाद नीचे लिखाएगा लियो, लियो इज़ वॉकिंग, ठीक है। तो क्योंकि आपने D1 को पहले वॉक करा दिया, तो हर क्लास का आपने, हर ऑब्जेक्ट का अपना अपना खुद का बिहेवियर और प्रॉपर्टीज़ है। अब जरा बात कर लेते हैं मेमोरी के अंदर ये किस तरीके से अलोकेटेड होता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बात लिखी हुई है, अ क्लास इज़ नॉट allocated memory when it is defined, an object is allocated memory when it is created। तो बेसिकली होता क्या है ना, ये सपोज करो आपकी क्लास है
और इस क्लास के अंदर ये डॉक क्लास है जिसके अंदर आपने बता रखा है कि डॉक की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। तो ये जो क्लास है ना, जब आपने कोड को रन किया तो कोड को जब रन करते हैं तो कंपाइल होता है वो, राइट। पहले कंपाइल होता है, पहले चेक किया था कि कोड के अंदर कोई गड़बड़ तो नहीं है, उसके बाद फिर कोड रन होता है, ठीक है। तो पहले आपने चेक किया कि पहले आपने क्या किया, इस क्लास को आपने मेमोरी में लोड कर दिया। लेकिन आप बोलोगे भैया क्लास तो मेमोरी में अलोकेट होती ही नहीं है। मैं बोलूँगा क्लास होती है मेमोरी के अंदर अलोकेट, ठीक है। तो दो टाइप की मेमोरी होती है, एक तो हीप मेमोरी होती है, एक स्टैक मेमोरी होती है। खैर ये तो दो अलग मेमोरी होती है। इसके अलावा एक और टाइप की मेमोरी होती है जिसका आपने बहुत कम नाम सुना होता है, और वो बेसिकली क्लासेस को स्टोर करने काम में आती है। क्लासेस का मेटा डेटा स्टोर करने काम में आती है। इट इज़ कॉल्ड मेटा स्पेस, ठीक है। तो वी हैव अ मेमोरी कॉल्ड मेटा स्पेस, और उसके अंदर आप क्लासेस को स्टोर कर रहे होते हो। तो क्लासेस के अंदर जितना ही मेटा डेटा है कि बेसिकली क्लास के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या बिहेवियर है, वो आपने वहाँ स्टोर कर लिया है बस। लेकिन मेटा डेटा मेटा स्पेस में एक क्लास सिर्फ एक ही बार स्टोर होती है, वो तब जब आपका प्रोग्राम लोड होता है मेमोरी के अंदर। उसके बाद जब आपका प्रोग्राम मेमोरी में से निकल जाता है, मतलब सारा काम हो गया, तो वो आपकी मेमोरी भी डिलोकेट हो जाती है। तो मेटा स्पेस के अंदर हमारी एक क्लास चली गई। तो भैया फिर ये जो D1 था और D2 था, ये कहाँ स्टोर हो रहा है? मैं बोलूँगा D1 D2 एक अलग मेमोरी बनी होती है, एंड दिस इज कॉल्ड हीप मेमोरी, ठीक है। और हीप मेमोरी के अंदर ही सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जितने भी आपके बनते हैं, अब मैंने डॉग क्लास बनाई है, उसका भी ऑब्जेक्ट हीप मेमोरी में होगा। अगर मैं कोई कैट नाम की क्लास बनाता हूँ, उसका भी ऑब्जेक्ट अगर बनाऊंगा तो वो भी इस हीप मेमोरी में बनेगा, ठीक है। तो D1 यहाँ कहीं पड़ा हुआ है, सपोज करो D1 ये रहा, और D1 को पॉइंट कर रहा है ये। तो D1 जो एक्चुअल ये जो रेफरेंस है, ये तो कहीं पे और स्टोर हो सकता है ये कई बार स्टैक मेमोरी में पड़ा हो सकता है हीप मेमोरी में पड़ा हो। इसको एक बार हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। हीप मेमोरी स्टैक मेमोरी को हम बाद में समझेंगे, बेसिकली मैं लाइव क्लास के अंदर वो समझा दूंगा अच्छे से। लेकिन अभी आप समझ सकते हो कि ये D1 एक रेफरेंस है, और ये जो एक्चुअल चीज़ है, मतलब कि जहाँ पे एज वगैरह स्टोर्ड है, एज जो भी है, इसका कलर जो है, जो भी इसकी नेम है, वो सब जो है वो इस एक छोटे से कंपार्टमेंट में स्टोर्ड है, ठीक है। और सिमिलरली एक D2 अलग बन गया है, ठीक है। और ये D2 रेफरेंस कहीं और स्टोर्ड है, और D2 के अंदर जो चीज़ें स्टोर्ड है वो इस हीप मेमोरी के अंदर स्टोर्ड है, ऑलराइट। तो समझ में आ रहा होगा कि क्लास तो सिर्फ एक ही बार स्टोर होती है, वो भी मेटा स्पेस के अंदर, एंड दिस इज़ नॉट एक्चुअली अ मेमोरी, ठीक है। मेमोरी की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं रन टाइम मेमोरी की, विच इज़ एक्चुअली द रैम ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। तो मेमोरी की जब हम बात कर रहे होते हैं यूजुअली, तो हम उसकी बात कर रहे होते हैं कि कौन सी चीज़ है जो कि ज़्यादा मतलब रन टाइम पे बढ़ती जाएगी, कि इसका स्पेस बढ़ता जाएगा रन टाइम पे, ठीक है। आपने जब क्लास बनाई है तो क्लास तो सिर्फ एक ही बार बनती है, एक बार बन गई, एक बार लोड हो गई क्लास की, अच्छा क्लास आ रही है रन होते टाइम, तो उसको लोड कर देते हैं मेमोरी के अंदर। लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके, तो ऑब्जेक्ट्स तो रन टाइम पर बनते रहते हैं, राइट। ऑब्जेक्ट्स में ये होता है कि पहले आप इस लाइन में जाओगे, चेक किया जाएगा कि अच्छा इसके अंदर न्यू कीवर्ड हिट हो गया, तो एक नया ऑब्जेक्ट बना देंगे। उस नए ऑब्जेक्ट के अंदर जो आपने नेम सेट किया टॉमी, तो वहाँ पर नेम सेट हो जाएगा टॉमी, ठीक है। तो होता क्या है, आपने जैसे D1 बनाया तो D1 इक्वल्स टू न्यू डॉक किया, तो आपके लिए एक मेमोरी एलोकेट हो गई है। उसके अंदर जब आपने किया टॉमी, तो यहाँ पे फिर नेम वाली जगह पर टॉमी चला जाएगा इधर। और जब आपने D2 बनाया तो D2 के अंदर भी मल्टीपल चीज़ें होंगी, नेम एज वगैरह। तो जब आपने उसका नेम सेट किया लियो, तो उसके अंदर नेम की वैल्यू हो जाएगी सेट लियो, इस तरीके से, ठीक है। तो D1 D2 अलग अलग जितने मर्जी बनते रहेंगे। उसके बाद आप D3 बनाओ, D4 बनाओ, D1000 बनाओ, उतने ही ज़्यादा इसके अंदर मेमोरी अलोकेट होती जाएगी, उतनी ज़्यादा आप लोग मेमोरी उतने ज़्यादा ऑब्जेक्ट आप लोग स्टोर कर सकते हो। तो वही चीज़ लिखी हूँ यहाँ पे, एक क्लास इज़ नॉट अलोकेटेड मेमोरी। बेसिकली मेमोरी का मतलब हीप मेमोरी या फिर स्टैक मेमोरी कुछ अलोकेट नहीं होती है, उसको अलग ही स्पेस होता है, मेटा स्पेस। एन ऑब्जेक्ट इज अलोकेटेड मेमोरी व्हेन इट इज़ क्रिएटेड। तो जब क्रिएट किया जाता है, बेसिकली जब न्यू कीवर्ड हिट होता है तभी क्रिएट होता है, तब आप लोगों ने वहाँ पर इस तरीके से मेमोरी उसको दे दिया। क्लास इज अ लॉजिकल एंटिटी वेयर ऑब्जेक्ट्स आर फिजिकल एंटिटीज़। तो ये हम कह सकते हैं कि मेमोरी में जो एक्चुअली मेमोरी में जो चीज़ स्टोर्ड है वो है फिजिकल चीज़, जिसके साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो। फिजिकल चीज़ क्या है? जिसके साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो। यू कैन नॉट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद अ क्लास, ठीक है, जिसके अंदर कोई स्टैटिक वेरिएबल नहीं है, उसके साथ आप डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन आप ऑब्जेक्ट्स के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे वो क्लास है। अभी स्टैटिक वेरिएबल क्या बोल गए भैया बीच में आप तो स्टैटिक की हम पूरी की पूरी बात करेंगे, ठीक है, आने वाली वीडियोज़ में, वहाँ पर मैं समझाऊंगा। लेकिन बेसिकली क्लास के साथ आप डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए क्लास एक लॉजिकल एंटिटी है। फॉर फिजिकल एंटिटी आपकी D1 D2 ये जो आपने बनाए ना ऑब्जेक्ट्स, ये हैं, क्योंकि इनके अंदर ही आप लोग नेम, इनके अंदर ही आप लोग एज वगैरह सेट कर सकते हो, इनके अंदर आप बिहेवियर वगैरह सेट कर सकते हो, इनको आप वॉक करा सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली आप समझ लो कि ब्लूप्रिंट, घर का जो ब्लूप्रिंट होता है, उस ब्लूप्रिंट से आप जितने मर्जी घर बना सकते हो, राइट। लेकिन उस ब्लूप्रिंट के अंदर आप रह नहीं सकते हो, राइट। सेम वही चीज़ है कि ब्लूप्रिंट तो एक वर्चुअल एंटिटी है, राइट। ब्लूप्रिंट इज़ नॉट एक्चुअली अ हाउस। हाउस तो आप उससे जो बनाते हो वो होते हैं, राइट। सेम कंसेप्ट यहाँ पर है
कि जो क्लास है दैट इज़ अ वर्चुअल एंटिटी, उसके साथ आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, उनके साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो. दोज आर एक्चुअल फिजिकल एंटिटीज. अ क्लास इज डिक्लेयर्ड ओनली वंस. ऑन द अदर हैंड वी कैन क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास. ये तो हमें समझ में आ गया है. इसके बाद अगला देखते हैं. अ क्लास इज अ वे टू अरेंज डेटा एंड बिहेवियर इंफॉर्मेशन. इट इज़ अ टेम्पलेट दैट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड बाय इट्स ऑब्जेक्ट्स. तो ये सेम चीज़ समझाने का एक और तरीका है, ठीक है. ये मुझे काफ़ी अच्छी लाइन लगी कि बेसिकली एक क्लास क्या है. क्लास बेसिकली एक डेटा और उसके बिहेवियर की इंफॉर्मेशन को साथ साथ स्टोर करने का तरीका ही तो है, राइट. आपको एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बनाना था, राइट. सपोज करो मैं एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बना के दिखाता हूँ आप लोगों को, राइट. तो एक काम करते हैं, मैं एक बनाता हूँ. तो हमें पता है कि हमारे पास इंट होता है, हमारे पास लॉन्ग होता है, हमारे पास फ्लोट होता है, ये सब तो है. लेकिन आपने मैथ में देखा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर भी होते हैं, राइट. a+b(i) ऐसे, राइट. तो ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं. आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए तो कुछ नहीं है डेटा टाइप. तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर आपको स्टोर करना है तो कैसे करोगे. तो मैं बोलूँगा उसके लिए एक क्लास बना लो, ठीक है, क्लास कॉम्प्लेक्स. इस तरीके से हमने बना ली. अच्छा, क्लास का जो नाम है ना वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है. ये बात मैं बताना भूल गया था आप लोगों को. तो क्लास जब भी आप बना रहे हो तो उसके अंदर नेमिंग कन्वेंशन यही है कि उसको आपको कैमल केस तो रखना ही है, लेकिन पहला लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए. तो कैमल केस रखना है लेकिन कैपिटल. कैमल केस का मतलब अगर दो वर्ड्स हैं तो दूसरे वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, ठीक है. और साथ में क्लास का भी जो पहला लेटर है वो कैपिटल रखना है आप लोगों को. आप चाहो तो छोटा भी रख सकते हो, लेकिन मतलब रिकमेंडेड यही है कि आप ये रखो हमेशा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर. तो ये हमारा सपोज करो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं कॉम्प्लेक्स ही रख लेता उसका नाम. तो इसके अंदर हम दो चीज़ें रख सकते हैं, राइट. एक होगा रियल पार्ट, एक होगा इमेजिनरी पार्ट. a+bi के अंदर a इज़ अ रियल पार्ट एंड b इज़ द इमेजिनरी पार्ट. तो आप ऐसे समझ सकते हो कि इंट a और b. तो ये मैंने दो इसके अंदर वेरिएबल बना लिए हम, दोनों a और b. और a को हम समझ लेंगे कि ये रियल पार्ट है और b को हम समझ लेंगे कि ये इमेजिनरी पार्ट है. अब ये तो इसकी दो प्रॉपर्टी हो गई. अब इसके अंदर बिहेवियर में क्या क्या हो सकता है. तो बिहेवियर मतलब कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या क्या कर सकता है. तो हमें पता है इसके अंदर क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं. हम इसके अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब चीज़ें कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. तो अभी मैं वो सब चीज़ें करूँगा बाद में, अभी फ़िलहाल दिखाऊंगा आप लोगों को. लेकिन एक छोटा सा अभी फ़िलहाल हम ये लिख लेते हैं कि प्रिंट भी कर सकते हैं, राइट. तो ये प्रिंट नाम का सपोज करो मैंने बना दिया कि अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्रिंट करना है तो प्रिंट फंक्शन से आप लोग उसको प्रिंट कर सकते हो. तो ये इसका बिहेवियर हो गया कि आप इसको प्रिंट भी कर सकते हो, राइट. जो चीज़ आप इसका कर सकते हो 2000 बिहेवियर. तो इसको प्रिंट कैसे कर सकते हैं. तो प्रिंट करने के लिए आप इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हो कि a और प्लस b और इसके आगे ये अपने आप ही i लगा देगा इस तरीके से, ठीक है. तो कभी भी आपने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया तो उसको अगर आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट हम इस मेथड की हेल्प से बड़ी इजीली कर सकते हैं. तो एक काम करता हूँ, मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना के दिखाता हूँ आपको. तो ये तो डॉग है, डॉग्स को जरा रिमूव करते हैं और एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना के दिखाता हूँ. तो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 इक्वल्स टू न्यू कॉम्प्लेक्स. उसके बाद num1 का जो a है वो मैं सेट कर दूंगा लेट्स से 3, और num2 का जो इमेजिनरी पार्ट है विच इज़ b उसको मैंने सेट कर दिया लेट्स से 5. ये num1 है, num2 नहीं. और अगर आपको कभी इस num1 को प्रिंट करना है तो बस आपको फंक्शन कॉल करना है num1.print वाला, और ये अपने आप ही इसको प्रिंट कर देगा. ज़रा चला के दिखाते हैं आपको. तो आप देखोगे अपने आप ही 3 + 5 आयोटा ये प्रिंट हो गया यहाँ पर, ठीक है. तो इस तरीके से मेरे पास, मुझे पता है कि मेमोरी के अंदर मतलब जावा ने ऑलरेडी मुझे एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सपोर्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन मुझे तो चाहिए था अपने पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट. मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कोई. तो मैं बड़े ही ईजिली क्रिएट कर पाया ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर बाय क्रिएटिंग अ क्लास. तो क्लास को आप इसलिए भी यूज़ करते हो. तो क्लास को यूज़ आप दो तरीके से कर सकते हो. बेसिकली काम तो एक ही हो रहा है लेकिन मायने अलग अलग है, राइट. आप किस लिए यूज़ कर रहे हो क्लास को. कई बार आप ऑब्जेक्ट और उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हो. कई बार आप कस्टम अपने डेटा टाइप बनाने के लिए भी इसको यूज़ करते हो. तो हमने इस तरीके से यहाँ पर कस्टम डेटा टाइप बना लिया है जिसके कुछ कुछ प्रॉपर्टी है a और b. और उसके अलावा इसके अंदर एक फंक्शन अभी मैंने बनाया प्रिंट वाला. इसके अंदर मैं अभी और ऐड वगैरह वाले फंक्शन बना के आपको दिखाऊंगा, ठीक है. तो ये हमारे दो तरीके से हम समझ चुके हैं क्लास को, और वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है. उसके अलावा अ क्लास कैन ऑल्सो बी सीन एज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. वही चीज़ जो मैंने आपको बताई है, कैन ऑल्सो बी सीन एज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप वेयर एनी ऑब्जेक्ट ऑफ डिफाइंड डेटा टाइप हैज सम प्री डिफाइंड प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स, ठीक है. तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप अगर आपको बनाने हैं बेसिकली नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, तो उसके लिए आप लोग क्लासेस बना सकते हो और उनके अंदर आप काम कर सकते हो, ठीक है. अब इसके बाद एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे हम विच इज़ कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग. अब मेथड ओवरलोडिंग क्या चीज़ होती है, तो बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है यार ये, ठीक है. कमाल का कंसेप्ट है और
इसकी हेल्प से आप लोग 2 और मोर मेथड्स कैन हैव द सेम नेम इनसाइड द सेम क्लास इफ दे एक्सेप्ट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट। दिस फीचर इज कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग। तो बेसिकली आप सेम फंक्शन, सेम नाम का फंक्शन 2 बार बना सकते हो, बस आपको उसके पैरामीटर्स को चेंज कर देना है। अगर आपने उसके पैरामीटर्स को चेंज कर दिया तो आप जितने मर्जी अलग अलग फंक्शन बना सकते हो सेम नाम के। और इसका यूज़ कहाँ पे आता है, मैं बताऊंगा उसका यूज़ कहाँ पे आता है, ठीक है। इसको आप लोग प्रैक्टिकली कहाँ यूज़ करते हो वो मैं आपको समझाऊंगा। तो उसके लिए काम करते हैं, ऊप्स 1 के अंदर मैं यहाँ पे एक नई क्लास बना देता हूँ एंड लेट्स नेम इट मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। तो मैंने एक मेथड ओवरलोडिंग नाम से क्लास बना दी है। इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बना लेते हैं, बिकॉज हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो हमेशा पब्लिक क्लास के मेन मेथड से स्टार्ट होता है, तो ये बनाना ज़रूरी है। अब एक और क्लास बना लेते हैं। लेट्स से यहाँ पे एक मैंने क्लास बना ली और ये मेरी ग्रीट नाम की क्लास है, ठीक है, क्लास ग्रीट। इस क्लास का काम है बेसिकली लोगों को ग्रीट करने का काम आती है ये, ठीक है। तो इस क्लास के अंदर सपोज करो एक फंक्शन है वॉइड ग्रीट, ग्रीटिंग्स, और ये फंक्शन कुछ नहीं करता, ये बोलता है हेलो गुड मॉर्निंग। ऑलराइट, इस फंक्शन का काम है हेलो गुड मॉर्निंग बोलने का। अब इस फंक्शन को अगर हमें कॉल कराना है तो ऑब्वियसली हमें पहले ग्रीट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ग्रीट ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू ग्रीट, राइट। ये हमारा तरीका होता है क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का। अब इसका फंक्शन हमें यूज़ करना है तो हम कर सकते हैं ऑब्जेक्ट डॉट और उसके बाद हमें दिखेगा ग्रीटिंग्स नाम का फंक्शन। इसको ज़रा रन करके देखते हैं तो हमारा ये काम करेगा। आप बोलोगे भैया ये तो बहुत ही सिंपल था, ये तो पता ही है, इसमें क्या है, मेथड ओवरलोडिंग कहाँ लगा है। मैं बोलूँगा ज़्यादा सब्र करो, ठीक है, अभी हम दिखाते हैं मेथड ओवरलोडिंग कहाँ लग रही है। तो ये मैंने ग्रीटिंग्स नाम का फंक्शन बनाया, राइट। अब मेरा मन कर रहा है कि यार ग्रीटिंग्स ना मुझे ऐसे ही नहीं देनी, मुझे कई बार बंदे का नाम भी चाहिए होगा, ठीक है, कि कई बार हो सकता है किसी ने नेम अपना डिफाइन कर रखा हो, तो मुझे अगर किसी ने नाम दिया हुआ है अपना कि मेरा नाम ये है, तो मुझे हेलो फिर मेरा नाम उसके बाद गुड मॉर्निंग बोला जाए, ठीक है। लेकिन कई बार हो सकता है कुछ लोगों ने नाम ना दिया हो, ठीक है, 2 टाइप के लोग हो सकते हैं, कुछ लोग जो नाम देंगे, कुछ लोग जो नाम नहीं देंगे। तो दोनों के लिए मुझे फंक्शन तो सेम बनाना है, लेकिन इस वाले फंक्शन के अंदर सपोज करो मुझे नाम मिला हुआ है, यूज़र ने मुझे नाम दिया है, तो मुझे इसके अंदर थोड़ा अलग काम करना है। मुझे करना है हेलो और उसके बाद यहाँ पर डालूंगा मैं नेम, उसके बाद मैं यहाँ पर डालूंगा गुड मॉर्निंग, ठीक है। चीज़ समझ में आ रही है क्या? क्या मैंने यहाँ पे सेम नाम का फंक्शन 2 बार बना लिया। देखो स्पेलिंग एकदम सेम है, ग्रीटिंग्स, लेकिन मैं क्यों बना पाया, क्योंकि इन दोनों के अंदर पैरामीटर अलग अलग है। इसके अंदर स्ट्रिंग नेम है और इसके अंदर नो पैरामीटर, राइट। अगर मैं यहाँ से ये पैरामीटर हटा दूँ तो मुझे एरर मिलेगा, यहाँ तो एरर मिलेगा ही, खैर कि आप क्या कर रहे हो, इस नेम को हटा देता हूँ मैं फिलहाल के लिए। लेकिन यहाँ भी एरर मिल रहा है, बोल रहा है कि भाई सेम नाम के कैसे, ग्रीटिंग इज ऑलरेडी डिफाइंड इन oops डॉट ग्रीट। तो इस पैकेज के इस क्लास के अंदर ऑलरेडी आपने ग्रीटिंग्स नाम का फंक्शन डिफाइन कर रखा है, तो आप दोबारा कैसे डिफाइन कर रहे हो। फिर जैसे ही मैं इसके अंदर लगा देता हूँ ये स्ट्रिंग नेम, तो वो एरर चला जाता है। आप बोलोगे अरे भैया अब कैसे अलाउ कर दिया। मैं बोलूँगा यही तो कमाल है मेथड ओवरलोडिंग का, कि यू कैन ओवरलोड अ मेथड विद डिफरेंट पैरामीटर्स। मतलब ओवरलोड का मतलब ये नहीं कि भर दिया उसके अंदर ये नहीं, ओवरलोडिंग का मतलब कि एक नाम के आपने मल्टीपल बना दिए, ठीक है। तो एक नाम का आपने मल्टीपल बना दिया, ग्रीटिंग भी बना दिया और ग्रीटिंग्स नाम से एक और बना दिया, लेकिन इस बार आपने उसके अंदर स्ट्रिंग नेम पास कर दिया। तो अगर आपको ये वाला फंक्शन कॉल करना है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये करना है ऑब्जेक्ट डॉट ग्रीटिंग्स। इस बार इस ग्रीटिंग्स वाले के अंदर आप नेम पास कर दो, लेट्स से अनुज पास कर दिया मैंने। तो जावा अपने आप ही क्या करेगा ना, जावा अपने आप ही रन टाइम पे पता लगा लेगा मुझे कौन सा वाला फंक्शन कॉल करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं इस ग्रीटिंग्स पर क्लिक करूँगा तो ये नीचे वाले फंक्शन पे लेके जा रहा है मुझे। ये क्लिक कैसे किया मैंने, कमांड या फिर कंट्रोल बटन पे होल्ड करो, ठीक है। अगर आप विंडोज़ के अंदर हो तो कंट्रोल, अगर आप मैक में हो तो कमांड। उसके बाद यहाँ पे जाओ, उसके बाद इस पर क्लिक कर दो, ये आपको बता देगा कि कौन सा वाला फंक्शन इन्वोक होने वाला है। तो यहाँ पर ये वाला फंक्शन हो रहा है, वहीं पर यहाँ पर नीचे वाला हो रहा है। और उसको अगर हम चलाएंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे ऊपर वाले में हेलो गुड मॉर्निंग और नीचे वाले में हेलो अनुज गुड मॉर्निंग। तो दिस इज कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग, कि यू कैन हैव मल्टीपल फंक्शंस ऑफ द सेम नेम इन अ क्लास एज लॉन्ग एज यू आर डिफाइनिंग डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स। अच्छा, यहाँ पे एक बात समझने वाली वो ये है कि अगर आपने ऐसा कुछ बना लिया ना इंट ग्रीटिंग्स, और आप सोचो कि भाई यहाँ पे भी तो ये अलग हो गया, ये अलाउड होना चाहिए, राइट, रिटर्न लेट्स से 0। मैं बोलूँगा नहीं, ये अलाउड नहीं है, ठीक है, ये मेथड ओवरलोडिंग का एग्जांपल नहीं है। क्यों भैया? क्योंकि यार पैरामीटर अलग अलग थोड़ी ना, पैरामीटर तो दोनों में सेम है।
अब जावा कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे कौन सा वाला फंक्शन कॉल करना है, वॉइड वाला या इंट वाला। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन है जावा को कि फंक्शन कौन सा कॉल होना चाहिए, राइट, क्योंकि रिटर्न टाइप ही तो अलग अलग किया आपने, रिटर्न टाइप से फंक्शन कौन सा कॉल होगा ये तो थोड़ा पता लगा सकते हैं। तो दिस इज़ नॉट मेथड ओवरलोडिंग। टू अचीव मेथड ओवरलोडिंग यू हैव टू डू समथिंग विद पैरामीटर्स। पैरामीटर्स आपको अलग अलग करने पड़ेंगे। अच्छा, अब आप बोलोगे कि एक काम करता हूँ भैया, वॉइड ग्रीटिंग्स नाम का एक और बना देता हूँ, और इस बार स्ट्रिंग और नेम नहीं स्ट्रिंग कलर कर लेता हूँ, ये भी अलाउड होना चाहिए। ठीक है, मैं बोलूँगा नहीं यार ये भी अलाउड नहीं होगा, ग्रीटिंग्स। ठीक है, अब बोलोगे भाई क्यों, यहाँ पर तो नेम है, यहाँ पे कलर है, ये तो अलग अलग हो गए। मैं बोलूँगा नहीं भाई, जावा को थोड़ा ना पता कि आपने स्ट्रिंग नेम पास किया है, स्ट्रिंग कलर पास कर रहे हो। ठीक है, उसको थोड़ा ना पता कि नेम के अंदर हो सकता है आप लोग रेड पास कर दो, किसी का नाम रेड हो या पिंक हो। ठीक है, या फिर किसी का कलर जो है कुछ और नाम वाला कलर हो, मतलब कुछ भी हो सकता है, राइट। तो स्ट्रिंग ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है कि टाइप क्या है, पैरामीटर का टाइप क्या है। तो पैरामीटर का टाइप आप जैसे अलग कर दोगे, सपोज करो स्ट्रिंग कलर नहीं है, आप हैक्स कोड स्टोर कर रहे हो तो इंट कलर आप करोगे, बढ़िया, ये कर सकते हो आप। ठीक है, इंट कलर के साथ पास कर सकते हो, या फिर आप दो पास कर दो। ठीक है, एक आपने स्ट्रिंग नेम पास कर दिया, और सपोज करो एक और आप पास कर दो इसके अंदर इंट काउंट, तो ये अलाउड है। ये करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी जावा को। जावा बोलेगा ठीक है पैरामीटर्स आपने चेंज कर दिए, राइट। इसके अंदर अब मुझे कन्फ्यूजन नहीं होगी जब आप मुझे कॉल करोगे कि मुझे कौन सा वाला फंक्शन कॉल करना है, राइट। जैसे अगर मुझे ये वाला यूज़ करना है, सपोज करो जिसके अंदर काउंट दिया हुआ है, तो कई बार कोई यूज़र हो सकता है बोल सकता है कि मैं आपको अपना नाम बता रहा हूँ और साथ में बता रहा हूँ मुझे कितनी बार गुड मॉर्निंग बोलना है, तो मुझे उतनी बार गुड मॉर्निंग बोलना है आपको। ठीक है, तो उसके लिए मैं बोलूँगा ठीक है भाई, मैं फॉर लूप लगा देता हूँ, इंट आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन काउंट आई प्लस प्लस, और उसके अंदर ये वाली लाइन लिख देता है। तो अगर आप ये वाला ग्रीटिंग्स वाला फंक्शन कॉल करोगे जिसके अंदर काउंट पास हो रहा है, तो उस बार आप उतनी नंबर ऑफ टाइम्स उसको ग्रीट कर रहे होगे। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको करता हूँ कमेंट और ऑब्जेक्ट डॉट ग्रीटिंग, और यहाँ पे मैं पास करूँगा पहले नाम, लेट्स से रोहित, और लेट्स से यहाँ पे कर दिया मैंने पास 5। तो अपने आप ही ये वाला फंक्शन कॉल होगा, और अगर आप इसे रन करोगे तो आप पाओगे कि ये 5 बार हेलो रोहित गुड मॉर्निंग प्रिंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये फॉर लूप हमने लगा रखा है 5 बार, जो कि ये वाली लाइन को प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू अचीव मेथड ओवरलोडिंग। आई थिंक समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपली कंसेप्ट है ये तो। और यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है, मेथड ओवरलोडिंग इज अचीव्ड बाय ईदर चेंजिंग द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और चेंजिंग द डेटा टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। इफ़ यू डू ईदर वन ऑफ दीज थिंग्स, तो आप उससे मेथड ओवरलोडिंग अचीव कर सकते हो इन द सेम फंक्शन नेम। इट इज़ नॉट मेथड ओवरलोडिंग इफ़ यू ओनली चेंज द रिटर्न टाइप ऑफ मेथड। ये तो हमने देख लिया और समझ लिया। देयर मस्ट बी डिफरेंस इन द नंबर ऑफ पैरामीटर्स या फिर टाइप ऑफ पैरामीटर्स। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वॉइड फंक्शन विद इंट ए, फंक्शन विद डबल ए, फंक्शन विद इंट ए फ्लोट बी। तो ये चारों आराम से हमारी मेथड ओवरलोडिंग कर रहे हैं। आप रिटर्न टाइप को देखो ही मत, रिटर्न टाइप कुछ भी हो सकता है, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, रिटर्न टाइप से हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें जो फ़र्क पड़ता है वो इससे पड़ता है बस कि पैरामीटर में क्या पास हो रहा है, उसी से हमारी मेथड ओवरलोडिंग होती है। तो ये जावा का एक कंसेप्ट है जिससे आप सेम नाम के फंक्शन को मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हो। और समझ में भी आ रहा होगा कि कितना यूज़फुल है ये। प्रैक्टिकली हमने देख लिया कि कई बार हो सकता है कोई नाम ना बताए, कई बार हो सकता है कोई नाम बता दे, तो दोनों के लिए आपकी अलग अलग हैंडलिंग होनी चाहिए। कई बार कोई नाम बता दे और साथ में काउंट भी बता दे, तो उसके लिए आपकी हैंडलिंग अलग होनी चाहिए, राइट। तो हम नहीं चाहते कि अलग अलग फंक्शन बनाए, उसके लिए हम चाहते हैं सेम ही फंक्शन बनाए, लेकिन जावा इतना स्मार्ट होना चाहिए कि अपने आप ही पता लगा ले कौन सा फंक्शन कॉल करना है, तो उस काम में हमारी मेथड ओवरलोडिंग आ जाती है। अब इसके बाद अगली चीज़ समझते हैं विच इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्टर्स। कंस्ट्रक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। जब भी आप लोग कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो तो आपका एक कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कंस्ट्रक्टर्स आर इन्वोक्ड इम्प्लिसिटली व्हेन यू इंस्टेंशिएट ऑब्जेक्ट्स। इंस्टेंशिएट एन ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या है? बेसिकली इंस्टेंस का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंस्टेंस बोलो ऑब्जेक्ट बोलो, अगर मैंने पहले कभी इंस्टेंस बोल दिया या फिर कहीं लिखा होगा और आप कंफ्यूज हो गए होंगे उस जगह पे कि ये इंस्टेंस क्या होता है। इंस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट्स आर सेम थिंग्स। ठीक है, तो इंस्टेंस बोलो ऑब्जेक्ट बोलो एक ही बात है। तो बेसिकली इंस्टेंशिएट एन ऑब्जेक्ट मतलब जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, दैट फेस इज कॉल्ड इंस्टेंशिएशन। इनिशियलाइजेशन एंड इंस्टेंशिएशन आर अलग अलग। ठीक है, इनिशियलाइजेशन मतलब कि ऑब्जेक्ट बन चुका है, उसको आप इनिशियलाइज कर रहे हो किसी वैल्यू के साथ, दैट थिंग इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। एंड इंस्टेंशिएशन इज पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप कि ऑब्जेक्ट क्रिएट ही हो रहा है, राइट, देन दैट इज कॉल्ड इंस्टेंशिएट। तो कंस्ट्रक्टर्स आर इन्वोक्ड इम्प्लिसिटली। इम्प्लिसिटली मतलब अपने आप ही इन्वोक हो जाते हैं जब आप को कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। तो आप बोल रहे हो भैया हमने तो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए इतने सारे, हम ऊपर ऑब्जेक्ट बनाए जा रहे हैं। यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था ग्रीटिंग नाम का, ग्रीटिंग मतलब ऑब्जेक्ट नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया था। यहाँ पर भी हमने एक num1 बनाया था। ये सारे ऑब्जेक्ट बना चुके हैं हम। यहाँ तो हमने देखा नहीं कंस्ट्रक्टर कॉल होते हुए कि कंस्ट्रक्टर इन्वोक होते हुए।
तो मैं बोलूँगा वहाँ पर भी हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया था, लेकिन दैट कंस्ट्रक्टर इज़ द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कि हर क्लास को मिलता ही है, वो भी हम समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, पहले देख लेते हैं। द 2 रूल्स ऑफ क्रिएटिंग अ कंस्ट्रक्टर आर, क्या क्या रूल हैं। तो द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर शुड बी द सेम एज द क्लास, अ जावा कंस्ट्रक्टर मस्ट नॉट हैव अ रिटर्न टाइप। If a class doesn't have a constructor, the Java compiler automatically creates a default constructor during runtime. The default constructor initializes instance variable with the default values. तो ये वो लाइन है जिससे आपको समझ में आना चाहिए कि जब आपने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तब भी जावा आपके लिए एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देता है, और वो फिर अपने हिसाब से जो आपके पैरामीटर्स हैं, जो आपके प्रॉपर्टीज़ हैं, बेसिकली वेरिएबल्स हैं क्लास के अंदर, उनको डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ इनिशियलाइज कर देता है। ये सब क्या बोल गए भैया, क्या हो रहा है, ये कंस्ट्रक्टर होते क्या हैं, यही समझ नहीं आया। मैं बोलूँगा ठीक है, टेंशन मतलब अभी समझाता हूँ। तो हम जाएंगे अपने पुराने वाले एग्जाम्पल के अंदर ही, एंड यहाँ पर एक काम करते हैं, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक नया बना लेते हैं, ठीक है, न्यू क्लास, एंड दिस इज़ फॉर लर्न कंस्ट्रक्टर्स, और इसके अंदर हम बना लेते हैं ऐसे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर से हम फंक्शन कॉल करेंगे। और मैं काम करता हूँ यहाँ पर ना, ये जो कॉम्प्लेक्स वाली क्लास है इसको उठा के ले जाता हूँ। तो मैं यहाँ से इसको करूँगा कॉपी और इधर कर दूंगा पेस्ट। तो मेरी कॉम्प्लेक्स, अब यहाँ पे देखो लेकिन एरर मिलेगा मुझे, क्योंकि ये डुप्लीकेट क्लास मिल रही है इसको, और ये अलाउड नहीं है, ठीक है। oops1 के अंदर डुप्लीकेट क्लास मिल रही है कॉम्प्लेक्स नाम की। तो अगर कोई बाहर के पैकेज से oops1.complex हिट करने का ट्राई करेगा तो उसको 2 क्लासेस मिलेंगी, एक तो मिलेगी ये वाली क्लास और एक ये मिलेगी। तो एक क्लास को हमें उड़ाना पड़ेगा यहाँ से, तो एक को हटा देते हैं। और ये अभी भी चल रहा है मेरा, ये क्यों चल रहा है भैया, क्योंकि एक पैकेज के अंदर अगर आपने कोई क्लास बना रखी है तो वो एक्सेसिबल होगी दूसरी क्लास के अंदर भी। ये सब क्या हो रहा है, पैकेज जिसके अंदर क्लासेस वगैरह कैसे एक्सेस हो पा रही है, मैं बोलूँगा टेंशन मतलब ऊप्स के अंदर अभी हम समझेंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये हम समझेंगे जब मैं आपको पैकेजेस के बारे में बताऊँगी। पैकेजेस सिर्फ फोल्डर्स नहीं होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बस फोल्डर्स बना रहे हो एंड दैट इज़ पैकेजेस, नहीं। पैकेजेस फोल्डर से भी ऊपर एक चीज़ प्रोवाइड कराते हैं, विच इज़ एक्सेस मॉडिफायर्स, ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर्स का भी रोल प्ले करते हैं, ये कैसे करते हैं वो हम समझेंगे बाद में। हाँ, फिलहाल के लिए मैं ऐसा करता हूँ, इसको कर देता हूँ कमेंट, और जरा यहाँ आते हैं। तो दिस इज़ अ क्लास कॉम्प्लेक्स, और इसके अंदर हमारे 2 प्रॉपर्टीज़ थी, और ये हमने एक बिहेवियर बना दिया था प्रिंट नाम का, जो कि बस प्रिंट कर रहा है। कंस्ट्रक्टर कहाँ है इसके अंदर, तो जब मैंने किया ये कॉम्प्लेक्स num1 इक्वल्स टू न्यू कॉम्प्लेक्स, जब मैंने ये लाइन हिट की ना, तो जब मैंने न्यू कॉम्प्लेक्स किया ना, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये आप देख रहे हो एक तरीके से फंक्शन की तरह कॉल हो रहा है, राइट। आप कह सकते हो ये कंस्ट्रक्टर जो है वो फंक्शन की तरह ही होते हैं, मतलब एक्चुअली में कंस्ट्रक्टर फंक्शन नहीं होता है। प्रोग्राम इंटरव्यू में मत बोलना कि कंस्ट्रक्टर आर लाइक फंक्शंस, नहीं। बस समझाने का तरीका है मेरा कि यहाँ पर देखो कॉल हो रहे हैं एक तरीके से ये भी, और ये कुछ रिटर्न कर रहे हैं। बेसिकली आप देख सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर कुछ रिटर्न नहीं करते। ये बस मेरा समझाने का तरीका है, बोलना मत इंटरव्यू के अंदर। बेसिकली जब भी आपने ऐसे किया न्यू कॉम्प्लेक्स, जब आपने ये किया तो जावा ने कॉम्प्लेक्स क्लास का जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो इसने बना दिया है अपने आप ही रन टाइम पे, वो इसने कॉल कर दिया है। जब आप कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाओगे तो वो अपने आप कॉल हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर बनता कैसे है, तो कंस्ट्रक्टर देखो ऐसे बनता है। तो कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता कंस्ट्रक्टर का, ठीक है। उसके बाद आप लिखते हो, सपोज करो पब्लिक लिख दिया मैंने, पब्लिक, उसके बाद लिखा कॉम्प्लेक्स फंक्शन का नाम, सॉरी क्लास का नाम। तो कंस्ट्रक्टर का जो नाम होना चाहिए दैट शुड बी सेम एज क्लास का नाम, ठीक है। क्लास का नाम कॉम्प्लेक्स है तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। उसके बाद आप इसके अंदर चाहो तो कुछ पैरामीटर पास कर दो, चाहो तो कुछ पैरामीटर पास ना करो। अगर कुछ पैरामीटर पास नहीं किए और अगर आपने ये लिख दिया इसके अंदर a इक्वल्स टू 0 एंड b इक्वल्स टू 0, तो दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर दैट जावा क्रिएट्स फॉर यू ऑटोमेटिकली। ये वाला कंस्ट्रक्टर अपने आप ही बन जाता है आपके लिए, ठीक है। ये आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसके अंदर सारे के सारे पैरामीटर्स जो हैं वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ इनिशियलाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करने का ट्राई करूँ num1 को, अभी फिलहाल के लिए num1 डॉट प्रिंट, तो आप देखोगे कि 0 + 0i प्रिंट होने वाला है। ये 0 0 वैल्यू कहाँ से आई, मैंने तो a और b की वैल्यू सेट नहीं की थी भैया। मैंने तो यहाँ पर num1 डॉट a और num1 डॉट b को सेट नहीं किया था, तो ये num1 डॉट a और b के अंदर 0 कहाँ से आया, मैं बोलूँगा वो इस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ने आपके लिए कर दिया था। ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आप नहीं भी बनाओगे तो जावा अपना खुद का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर देगा, लेकिन अगर आपने बना दिया अगर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो फिर जावा अपना डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं करेगा, ठीक है। अब आप इसके अंदर अगर वैल्यू चेंज कर देते हो, सपोज करो a की वैल्यू आपने 5 कर दी और b की वैल्यू आपने सपोज कर दी 9, तो अब अगर आप ऐसे num1 बनाओगे तो आप देखोगे अब यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएंगी 5 + 9i। और यही नहीं, अगर आप यहाँ पर num2 भी बनाओगे ना, मतलब एक और बनाओगे और उस num2 को भी प्रिंट कराओगे, तो वो भी सेम ही वैल्यू के साथ प्रिंट होने वाला है,
तो यहाँ पर चल क्या रहा है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर भी सेम वैल्यू के साथ वो प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो भैया व्हाट इज़ गोइंग ऑन हेयर, ये समझा दो। तो देखो यार बताता हूँ आपको। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि ये जो कंस्ट्रक्टर है, ये कंस्ट्रक्टर बेसिकली बताता है कि देखो यार, आपका जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनेगा ना तो वो मेरे थ्रू होके जाएगा, ठीक है। मेरा इन्वोक होना ज़रूरी है, और जावा इस चीज़ को मेक श्योर करेगा कि कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो। जब भी आप कोई चीज़ बनाओगे तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू होके ही जाएगी वो। बेसिकली समझ लो कि फैक्ट्री के अंदर एक मशीन है, तो जैसे कि क्लास एक फैक्ट्री है अगर, तो फैक्ट्री के अंदर एक मशीन है जिसके थ्रू होके जाना ही पड़ेगा अगर आपको कोई चीज़ क्रिएट करनी है। तो वो मशीन आपकी कंस्ट्रक्टर होती है, कंस्ट्रक्टर ही बेसिकली कंस्ट्रक्ट कर रही होती है ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। तो इसके थ्रू होके जाना पड़ेगा आपको। तो जब आप मेरे थ्रू होके जा रहे हो ना, तो मैं क्या करूँगा, आपके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंगली, जैसा मेरा मन करेगा। मेरा मन कर रहा है कि आपके अंदर की जो वैल्यूज़ है ए और बी को सेट करना 5 और 9। तो जब आपने num1 बनाया तो num1 बनेगा तो अलग मेमोरी के अंदर, सपोज करो दिस इज योर हीप मेमोरी एंड इसके अंदर हमारा ये num1 बन रहा है। तो num1 के अंदर जो ए और बी की वैल्यूज़ है ना यहाँ पे, वो इसने कंस्ट्रक्टर ने सेट कर दी हैं पहले ही। उसके बाद जब आपने कोई num2 बनाया, उसके अंदर जब आप ए और बी बनाया तो उस ए और बी की वैल्यू भी इसने सेट कर दी 5 और 9। अगर आप एक और बनाओगे ना num3, तो उसके अंदर भी ए और बी की वैल्यू ये कंस्ट्रक्टर सेट कर देगा। इसीलिए बार बार यहाँ पे 5 + 9 आयोटा 5 + 9 आयोटा प्रिंट हो रहा है। बात समझ में आ रही है कि ये जो कंस्ट्रक्टर है ये कॉल हो रहा है हर बार, और ये मैंने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे ओवरराइड कर दिया एक तरीके से। ओवरराइड मतलब कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी जावा ने बना रखा था, लेकिन आपने उस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ चेंजेस कर दिए हैं। दैट थिंग इज़ कॉल्ड ओवरराइडिंग द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कि आप बता रहे हो कि नहीं, डिफ़ॉल्ट बिहेवियर नहीं होना चाहिए, जो मैं बता रहा हूँ वैसा बिहेवियर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कि ए और बी को वैल्यू को ऐसे चेंज करना है। साथ ही में मैं ये भी बता रहा हूँ, सपोज करो कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनेगा तो प्रिंट होगा क्रिएटिंग ए न्यू ऑब्जेक्ट। कि मेरी मर्जी है कि जब भी कोई नया ऑब्जेक्ट बनेगा ना तो उससे पहले ये लाइन को प्रिंट करना है आपको। तो देखो अब रन करोगे ना, तो पहले क्रिएटिंग अ न्यू ऑब्जेक्ट, फिर क्रिएटिंग अ न्यू ऑब्जेक्ट, उसके बाद num1 डॉट प्रिंट और num2 डॉट प्रिंट हुआ है। तो हो क्या रहा है, जब आपने किया न्यू कॉम्प्लेक्स, तो आप ऐसा समझ सकते हो कि यहाँ पे बेसिकली बस समझने का तरीका है, ऐसा समझ सकते हो कि ये एक फंक्शन कॉल हुआ, ये वाला फंक्शन कॉल हुआ जिसने ए और बी की वैल्यू को चेंज किया। उसके बाद ये लाइन को किया प्रिंट, और उसके बाद रिटर्न कर दिया आपको एक ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट की वैल्यू इस num1 में स्टोर हो गई है। ये बस आपको समझाने का तरीका है कि फंक्शन की तरह से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये आपका कंस्ट्रक्टर होता है बेसिकली, एंड दिस इज कॉल्ड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। लेकिन आप ऐसा नहीं चाहते राइट कि ए और बी की वैल्यू 5 और 9 रहे हमेशा, कि आप जब भी नए नए ऑब्जेक्ट्स बना रहे हो तो उनके अंदर एक ही डिफ़ॉल्ट वैल्यू डली रहे। आप चाहते हो कि अलग अलग बने। जैसे अगर आप नए नए डॉग्स बना रहे हो तो आप चाहते हो कि उनके अंदर आप अलग अलग ब्रीड, अलग अलग कलर, अलग अलग साइजेस, अलग अलग नेम वगैरह डिफाइन कर सको। सिमिलरली अगर आप अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स बना रहे हो तो आप चाहते हो कि अपने हिसाब से अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर बना सको। आप नहीं चाहते कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ वो स्टार्ट हो, राइट। तो आप यहाँ पे उन वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्टर बना सकते हो जिसके अंदर पब्लिक कॉम्प्लेक्स, और इस नए कंस्ट्रक्टर के अंदर आप लोग चाहो तो, अब मैं इस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को फिलहाल के लिए उड़ा दे रहा हूँ, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमेशा रहेगा, अगर आपने हटा भी दिया तो भी पड़ा रहेगा मेमोरी के अंदर। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आप पास कर सकते हो लेट्स से न्यू वैल्यूज़, ठीक है। तो ये जाएगा रियल और ये हो जाएगा इमेजिनरी। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपने यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर के अंदर पास कर दिया, और अब आप बोलोगे कि जो ए है, ए की वैल्यू हो जाएगी रियल के बराबर और बी की वैल्यू हो जाएगी इमेजिनरी के बराबर। कि मेरा जो नया ऑब्जेक्ट बनेगा ना, उसका जो रियल पार्ट होगा वो, उसके अंदर जो ए होगा उसको आप इस रियल वाले वैल्यू के साथ चेंज कर दो, और जो बी है उसके अंदर वो इस इमेजिनरी के साथ चेंज कर दो। अच्छा, आप यहाँ पर देखो लेकिन एरर मिल रहा है। जब आप बोल रहे हैं कि भाई आपने जो कंस्ट्रक्टर बनाया है उसके अंदर तो आपने ये पास किया हुआ है रियल और इमेजिनरी, और मुझसे आप कॉल करवा रहे हो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो ये अलाउड नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर आपने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अलावा कोई और कंस्ट्रक्टर बना दिया है जावा के अंदर, तो आप उस केस में फिर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं कर सकते हो। तब आप जावा से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मेरे लिए कंस्ट्रक्टर बनाओ डिफ़ॉल्ट वाला आपने आप, ठीक है। जावा उस केस में नहीं करेगा ये काम, ठीक है। तो उस केस में आपको यहाँ पे यही वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो इसके अंदर आपको दो चीज़ें पास करनी पड़ेगी। सपोज करो मैं पहला नंबर बनाता हूँ 2 + 3 आयोटा, तो इसके अंदर मैंने रियल पार्ट रखा 2 और उसके अंदर इमेजिनरी पार्ट रखा 3, और दूसरा बनाता हूँ मैं 4 और 1, ठीक है। तो अब अगर मैं इनको प्रिंट करूँगा तो आप देखोगे पहले वाले नंबर के लिए प्रिंट हो रहा है 2 + 3 आयोटा, और दूसरे वाले नंबर के लिए प्रिंट हो रहा है 4 + 1 आयोटा। तो इस बार भी हमारा ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर तो कॉल हुआ, लेकिन इस बार इस कंस्ट्रक्टर ने इन वैल्यूज़ को भी अपडेट कर दिया, ठीक है। मेरी जो वेरिएबल की वैल्यूज़ उनको अपडेट कर दिया। तो बेसिकली जब मैंने num1 बनाया तो मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ये वाला कंस्ट्रक्टर,
और इसने क्या किया, ए की वैल्यू को चेंज कर दिया, ए की वैल्यू को कर दिया रियल के बराबर। तो रियल आपने क्या पास किया 2, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 2। ये है num1 के केस में, ठीक है, कि num1 का ए इसने कर दिया 2 और num1 का इमेजिनरी पार्ट आपने इसमें पास किया 3, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट पास आपने पास किया 3, तो b = 3, तो इसका b इसने कर दिया 3। तो num1 जब रिटर्न होगा तो उसके अंदर a की वैल्यू 2 होगी और b की वैल्यू 3 होगी। और उसके बाद जब आपने num2 क्रिएट किया तो num2 बनेगा। तो num2 जब बन रहा है तो सब उसको ये num2 का स्पेस है, तो इसके अंदर भी a और इसके अंदर भी b है, तो इसका a आपने सेट कर दिया 4 के बराबर और इसका जो b है वो आपने सेट कर दिया 1 के बराबर। तो इस तरीके से num2 बना है। तो दो अलग अलग नंबर बने, अलग अलग मेमोरी के अंदर वो जगह ले रहे हैं और इस बार अलग अलग वैल्यूज उनके अंदर स्टोर्ड है। इसलिए जब प्रिंट करने जा रहे हैं तो num1 डॉट प्रिंट जब कर रहे हैं तो 2 + 3 प्रिंट हो रहा है विच इज़ हेयर, और जब num2 प्रिंट कर रहे हैं तो 4 + 1 आयोटा प्रिंट हो रहा है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे कंस्ट्रक्टर्स काम करते हैं। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर अपने आप मिलता है, अगर आप नया कंस्ट्रक्टर बनाते हो तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर उसके बाद आपके पास अवेलेबल नहीं रहता है, ठीक है। और इस तरीके से हम अपने वेरिएबल्स को, अपने ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टेंशिएट करते टाइम ही उनको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि जब तुम बन रहे हो तो इस वैल्यू के साथ बनो। ये बेसिकली ऐसा हो गया जैसे कि गॉड सपोज करो कुछ बना रहे हैं इंसानों को, तो वो बता रहे हैं कि ये इंसान जो है ये इन प्रॉपर्टीज़ के साथ बनेगा, ये इंसान इन प्रॉपर्टीज़ के साथ बनेगा, ठीक है। वैसे ही कुछ सीन है यहाँ पे, कंस्ट्रक्टर बता देता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो इन प्रॉपर्टीज़ के साथ बनेगा, ये ऑब्जेक्ट इन प्रॉपर्टीज़ के साथ बनेगा। बिहेवियर सबके अंदर सेम रहने वाला, बिकॉज बिहेवियर को आप उस टाइम पे चेंज नहीं कर सकते हो। बिहेवियर तो प्रिंट वाला सभी के पास अवेलेबल है, लेकिन इनके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ है उनको आप चेंज कर सकते हो और वो आप इस तरीके से कंस्ट्रक्टर के अंदर चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा कंस्ट्रक्टर। इसके अलावा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने समझ लिया कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज अ कंस्ट्रक्टर दैट इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड बाय द जावा कंपाइलर इफ इट इज़ नॉट एक्सप्लिसिटली डिफाइंड। एक्सप्लिसिटली डिफाइन करोगे तो आप उसके अंदर चीज़ों को चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से चाहो तो। अ कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी एब्स्ट्रैक्ट और स्टैटिक और फाइनल। तो ये तीनों ही कीवर्ड हमें ठीक से नहीं पता है अभी, तो इसके बारे में ज़रा बात नहीं करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब कि बस इसका आइडिया है और इसकी कुछ भी अपनी डेफिनेशन नहीं है, तो ऐसा कंस्ट्रक्टर बना के तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, राइट। वैसे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड मैं पढ़ाऊंगा इनहेरिटेंस के अंदर। सिमिलरली स्टैटिक मतलब कि जो कंस्ट्रक्टर है ये क्लास का पार्ट होना चाहिए, तो बेसिकली नॉन ऑब्जेक्ट टाइप की चीज़ होनी चाहिए, लेकिन कंस्ट्रक्टर का तो होल पॉइंट ही यही है कि आप उससे ऑब्जेक्ट बना सकते हो, तो इसीलिए स्टैटिक भी नहीं होना चाहिए। और साथ में फाइनल का मतलब ये है कि अगर आपने कोई चीज़ बना दी है तो वो फाइनल हो गई है, तो उसको आप फर्दर ओवरराइड नहीं कर सकते। तो अगर एक क्लास बना दी है तो उसको आप फर्दर चेंज नहीं कर सकते, बेसिकली उसकी कोई और सब क्लास नहीं बना सकते हो। तो इसलिए कंस्ट्रक्टर के अंदर भी सेम चीज़। तो कंस्ट्रक्टर के आगे बस ये याद रखना है कि ना तो एब्स्ट्रैक्ट लगाना है, ना स्टैटिक लगाना है, ना फाइनल लगाना है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड बट कैन नॉट बी ओवर रिडन। ओवर रिडन का मतलब क्या होता है? तो ओवर रिडन का मतलब होता है कि बेसिकली जब आपने एक क्लास की ऊपर एक्सटेंड करके दूसरी क्लास बना ली है। इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे हम वो चीज़ कि जब आप इनहेरिटेंस करते हो, जब आप क्लास को एक्सटेंड करते हो, तो यू कैन नॉट ओवरराइड द कंस्ट्रक्टर ऑफ दैट क्लास। यू कैन ओवरराइड फंक्शंस ऑफ अ क्लास बट यू कैन नॉट ओवरराइड द कंस्ट्रक्टर ऑफ अ क्लास। अब ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि भैया क्या बोल गया आप, ओवरराइड समझ नहीं आया, टेंशन मत लो, अगली क्लास में देखना, उसके अंदर मैंने समझा रखा है कि इनहेरिटेंस कैसे काम करता है और उसके हिसाब से फिर मेथड कैसे ओवरराइड होते हैं, एंड देन वहाँ भी देख लेंगे कि कंस्ट्रक्टर ओवरराइड नहीं होते हैं। कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड दो। ओवरलोड का मतलब कि अभी हमने देखा मेथड ओवरलोडिंग तो हमने देखी थी अभी, राइट, कि आप अलग अलग ग्रेडिंग्स बना पा रहे थे। सिमिलरली आप अलग अलग कॉम्प्लेक्स बना सकते हो। फॉर एग्जांपल सपोज करो मैंने बना दिया ये पब्लिक कॉम्प्लेक्स, और इसके अंदर सपोज करो बंदे ने सिर्फ रियल पार्ट पास किया, इंट रियल, और इमेजिनरी पार्ट पास नहीं कर रहा वो, तो मैं ए की वैल्यू को रख दूंगा लेट्स से रियल, और बी को कर दूंगा लेट्स से 0 नहीं कर रहा, बी को मैं कर दूंगा 12। ठीक है, ऐसा कर सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या किया मैंने एक और कॉम्प्लेक्स नाम का फंक्शन नहीं कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है। कंस्ट्रक्टर का नाम तो सेम ही रहेगा, क्लास के नाम के बराबर होगा, लेकिन इस बार ये कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग हो रही है। आप देखो यहाँ पर भी कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, यहाँ भी कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, लेकिन इसके अंदर एक ही पैरामीटर पास्ड है, इसके अंदर 2 पैरामीटर पास्ड है। और जब आप सिर्फ एक पैरामीटर पास करोगे, सपोज करो आपने सिर्फ एक पास किया, सिर्फ 2 पास कर रहे हो और इमेजिनरी वाला पार्ट नहीं पास कर रहे हो, तो आपको समझ में आ रहा होगा ये num1 जो है वो इस वाले कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करेगा। आप कमांड होल्ड करके इस पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे ये इस वाले कंस्ट्रक्टर पर लेके जा रहा है, और इस बार जो b की वैल्यू 12 हो जाने वाली है, तो यहाँ पर प्रिंट होगा 2 + 12 आयोटा। num1 जो है उसके अंदर 12 आ गया। ये 12 कहाँ से आया? क्योंकि 12 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे आपने
ये वाला कंस्ट्रक्टर हिट किया है जो कि बी की वैल्यू को ऐसे सेट कर दे रहा है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर को आप ओवरलोड भी कर सकते हो। तो आई थिंक कंस्ट्रक्टर भी हमें समझ में आ गए होंगे। बेसिकली कंस्ट्रक्टर्स आर यूज्ड टू इंस्टेंशिएट एंड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते टाइम ही, ठीक है। अब अगली चीज़ समझ लेते हैं विच इज़ कॉल्ड द दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जावा के अंदर। मोस्टली ये एम्बिग्विटी रिमूव करने काम में आता है, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी काम होते हैं इसके, जैसे कि अगर आपको सेम क्लास का कोई कंस्ट्रक्टर इन्वोक करना है तो तब भी आप लोग दिस यूज़ कर सकते हैं। फिर सेम क्लास के अंदर कोई और मेथड इन्वोक करना है तो भी आप लोग वहाँ पर दिस यूज़ कर सकते हो। ये क्या बोलोगे भैया, समझ में नहीं आया? तो अब जरा समझते हैं कि इन जावा दिस कीवर्ड इज़ यूज टू रिफर टू द करंट ऑब्जेक्ट इनसाइड अ मेथड और अ कंस्ट्रक्टर। तो किसी भी मेथड के अंदर हो आप, उस मेथड के अंदर रह के अगर आपको उस ऑब्जेक्ट को इन्वोक करना है जिसने इस मेथड को कॉल किया है, तो उस केस में आप दिस यूज़ कर सकते हो। क्या बोला आपने? तो मैं बताता हूँ कि अगर सपोज करो मैं यहाँ पे प्रिंट है, ठीक है, एक काम करता है, प्रिंट के अलावा यहाँ पे एक और मेथड बनाता हूँ मैं, और अब मैं बताता हूँ आपको कि सपोज करो मैंने ऐड बनाया जो कि लेता है कॉम्प्लेक्स नंबर 2 एज अ पैरामीटर, और फिर ये इंट रिटर्न नहीं करता, ये कॉम्प्लेक्स नंबर रिटर्न करता है, ठीक है। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेता है इनपुट, ऐड करता है करंट नंबर के अंदर और रिटर्न कर देता है न्यूली क्रिएटेड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स न्यू नंबर इक्वल्स टू न्यू कॉम्प्लेक्स, और इसके अंदर आपको पास करना पड़ेगा। तो क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं तो मैं ऐड करूँगा इसके अंदर a प्लस num2 डॉट ए, साथ में इसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा b प्लस num2 डॉट बी, एंड देन रिटर्न कर दूंगा मैं इस न्यू नंबर को। और अब मैं चाहूँ तो इस न्यू नंबर को वैसे यहाँ पे एक सिंगल लाइन में भी लिख सकता हूँ, इन लाइन वेरिएबल कि रिटर्न कर दो एक न्यू कॉम्प्लेक्स, और इसके अंदर जो इमेजिनरी पार्ट है वो ये होगा b प्लस num2 प्लस बी, और रियल पार्ट होगा a प्लस num2 डॉट ए। जरा इसको इन्वोक करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 नंबर बनाए हैं, num1 और num1 के अंदर काम करते हैं यहाँ पर 2 प्लस 4 ये रखते हैं, ठीक है, 2 प्लस 4 आयोटा और 4 प्लस 1 आयोटा। इन दोनों को प्रिंट कर लिया, चलो अच्छी बात है। अब एक काम करते हैं, दोनों को ऐड भी करते हैं। तो एडिंग 2 नम्स, और num1 डॉट ऐड इसके अंदर पास करूँगा मैं num2। तो यहाँ पे कर क्या रहा हूँ मैं, नंबर 1 के अंदर ऐड कर रहा हूँ नंबर 2 को, और जो रिजल्ट आ रहा है उसको मैं एक नए कॉम्प्लेक्स के अंदर डाल दूंगा, कॉम्प्लेक्स रिजल्ट इक्वल्स टू दिस, ठीक है। तो जो रिजल्ट आ रहा है यहाँ से वो भी एक कॉम्प्लेक्स ही आ रहा है, इसलिए मैं इस तरीके से उसको एक नए कॉम्प्लेक्स में डाल सकता हूँ, और इस वेरिएबल का नाम है रिजल्ट। और जरा मैं इस रिजल्ट को प्रिंट करके देखता हूँ, रिजल्ट डॉट प्रिंट। तो आप देखोगे यहाँ पे वो ऐड हो चुके होंगे दोनों के दोनों, लेट्स सी। तो 2 प्लस 4 आयोटा और 4 प्लस 1 आयोटा को जब आप ऐड करोगे तो रियल वाले पार्ट अलग ऐड होंगे, ठीक है। तो 2 और 4 अलग ऐड हो रहे हैं, और इमेजिनरी वाले पार्ट अलग ऐड हो रहे हैं, और हमारा यहाँ पर काम हो गया है। और लेकिन भैया इसके अंदर दिस तो आपने तब भी नहीं समझाया, मैं बोलूँगा दिस नहीं समझाया, लेकिन तब भी आप लोगों ने एक नया कंसेप्ट सीखा होगा कि आप इस तरीके से रिटर्न भी कर सकते हो इसको, क्योंकि ये तो है तो डेटा टाइप ही ना, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप ही तो है, तो इसको आप नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो आप इसे रिटर्न कर सकते हो, आप इसको चाहे तो एज अ पैरामीटर भी इनपुट ले सकते हो। आपने यहाँ पे क्या किया, num1 जो था 2 प्लस 4 आयोटा, इसके अंदर आपने ऐड वाला फंक्शन कॉल कराया और पास किया इसके अंदर num2, ठीक है, विच वॉज 4 प्लस 1 आयोटा। तो हम कर क्या रहे हैं, एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बना रहे हैं जिसके अंदर रियल पार्ट तो है करंट नंबर का a विच इज़ 2 प्लस नंबर 2 का रियल पार्ट विच इज़ 4, तो 2 प्लस 4 6। तो नए नंबर के अंदर 6 एज अ रियल पार्ट जा रहा है, और इमेजिनरी पार्ट के अंदर क्या जा रहा है, पिछले नंबर का 4 और नए नंबर का 1, 4 प्लस 1 5, इन दोनों को ऐड करके वो रियल पार्ट बन जा रहा है, इमेजिनरी पार्ट बन रहा है। इसलिए जो नया नंबर है वो है 6 प्लस 5 आयोटा, इसलिए जो यहाँ पर रिजल्ट है उसके अंदर आपका 6 प्लस 5 आयोटा प्रिंट हो रहा है। अब जरा दिस को समझ लेते हैं, दिस का काम क्या होता है। तो दिस का काम होता है बेसिकली सबसे पहले तो एम्बिग्विटी रिमूव करने के लिए। तो वो कैसे काम होता है तो मैं बताता हूँ। सपोज करो यहाँ पे आपको रियल और इमेजिनरी इस तरीके से लिखना था, इसके अंदर आप सपोज लिखना चाहते थे ए और बी, लेकिन आप यहाँ पे ए हटाना पड़ेगा और यहाँ पे बी लिखना पड़ेगा, राइट। आप यहाँ पे ए और बी लिखना चाहते थे, मैं बोलूँगा हाँ ए और बी लिख सकते हो, क्योंकि ये तो इस स्कोप की बात है, राइट। इस स्कोप के अंदर ये जो स्कोप है जो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, दिस इज़ द स्कोप, ये ए और बी इस स्कोप के अंदर रहेगा। लेकिन व्हाट अबाउट दीज ए एंड बी, यहाँ पर भी ए और बी रखा है नाम आपने, यहाँ पर भी ए और बी नाम रखा है, तो जावा को तो कन्फ्यूजन हो जाएगी ना कि यहाँ पे ये ए इक्वल टू ए और बी इक्वल टू बी का मतलब क्या है।
यहाँ पर अगर आप कमांड पर क्लिक करके इस पर जाओगे तो ये इस ए का मतलब ये वाला ए है। सिमिलरली कमांड पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करोगे तो अगेन ए का मतलब ये वाला ए है। तो इस वाले ए को मैं कैसे एक्सेस करूँ, मतलब कि करंट ऑब्जेक्ट के ए को मैं कैसे एक्सेस करूँ। तो अगर आपको करंट ऑब्जेक्ट की चीज़ों को एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको दिस कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। दोबारा बोल रहा हूँ, करंट ऑब्जेक्ट की चीज़ों को एक्सेस करना है, मतलब करंट ऑब्जेक्ट की पैरामीटर्स को या फिर करंट ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को एक्सेस करना है, तो आपको दिस कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल तो आपने ए और बी जो डिफाइन करा है वो इस के अंदर इसको ये ऐसा लग रहा है कि ये मेरे इसी ए की बात हो रही है, इसी बी की बात हो रही है। देखो ये यहीं पहुँच जा रहा है, इस पर भी क्लिक करूँगा ये यहीं पहुँच जाएगा ये। तो यहाँ पे आपको करना होगा दिस इज़ अ कीवर्ड। ठीक है, दिस डॉट ए। तो दिस डॉट ए का मतलब है कि करंट ऑब्जेक्ट का ए जो है उसकी वैल्यू कर दो इस ए के बराबर, और करंट ऑब्जेक्ट का जो बी है उसकी वैल्यू कर दो इस बी के बराबर। तो इस तरीके से आपने एम्बिग्विटी रिमूव कर दी। ठीक है, अब जावा को पता है कि ए लेफ्ट वाले ए का मतलब क्या और राइट वाले ए का मतलब क्या है। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये ऊपर वाले ए पे लेके जाएगा, देखो, और अगर मैं नीचे क्लिक करूँगा तो ये ऊपर वाले बी पे लेके जाएगा, बिकॉज ये जो ए है ये दिस का ए है, मतलब करंट ऑब्जेक्ट का ए है। वहीं पर ये वाला जो ए है ये तो यार जो पैरामीटर पास किया आपने वो है। ठीक है, इस तरीके से तो दिस यहाँ पे काम में आया हमारे एम्बिग्विटी रिमूव करने के लिए। लेकिन सिर्फ यही काम नहीं होता इसका, आप चाहो तो इससे एक पहले तो इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, अभी भी वैसे ही काम करेगा ये जैसे इसको काम करना चाहिए। ठीक है, अब बस आपने क्या किया, यहाँ पे फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की जगह ए और बी लिख दिया। वेरी गुड। अगले यहाँ पर लिखा हुआ है वी कैन ऑल्सो यूज दिस टू इन्वोक मैथड ऑफ द करंट क्लास। तो मतलब बेसिकली आप करंट क्लास का मैथड भी इन्वोक कर सकते हो। जैसे कि सपोज करो हमारे पास एक मेथड है ऐड और दूसरा मेथड है प्रिंट। अब मैं चाहता हूँ कि ऐड मेथड से प्रिंट मेथड को मुझे कॉल करना है, तो आप या तो सीधा लिख दो प्रिंट। ठीक है, ये भी काम करेगा। ये क्या करेगा, करंट ऑब्जेक्ट को जिसके ऊपर आपने ऐड मेथड कॉल किया है, बेसिकली हमारे केस में num1 के ऊपर हमने ऐड मेथड कॉल किया है, तो हमारे केस में num1 का प्रिंट कॉल कर देगा ये अपने यहाँ पे। ठीक है, तो num1 हमारा प्रिंट होने वाला है, ज़रा देखते हैं। तो हाँ, num1 हमारा यहाँ पर प्रिंट हुआ है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, दिस डॉट प्रिंट। तो यहाँ पे कोई आपको वो नहीं होगी अब एम्बिग्विटी नियमन में कि मैं किस चीज़ का प्रिंट मैंने कॉल किया है, num1 का प्रिंट कॉल किया है या num2 का प्रिंट कॉल किया है, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए अब। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप करंट ऑब्जेक्ट का प्रिंट कॉल कर रहे हो। कभी आपको num2 का प्रिंट कॉल करना है तो वो भी आप कर सकते हो, num2 डॉट प्रिंट, राइट, वो भी काम करेगा। यहाँ पे आपने num2 का प्रिंट कॉल किया है, यहाँ पे आपने num1 का प्रिंट कॉल किया है। ये जो दिस है ना, दिस के अंदर हमेशा करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर होता है। आप चला के देख लो। और मैं एक चीज़ अभी आपको और दिखाऊंगा वैसे तो कि कैसे मैं कह रहा हूँ कि दिस के अंदर करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर होता है, कि जब आपने इसको रिजल्ट को कॉल किया तो आपने किया है num1 डॉट एड num2, राइट। अगर मैं यहाँ पे इस num1 को प्रिंट कराऊँ, सब उसको मैंने num1 को प्रिंट कराया, तो num1 को जब मैं प्रिंट करा रहा हूँ ना तो ऑब्जेक्ट प्रिंट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस होता है वो प्रिंट होगा। और मैं काम करता हूँ इस फंक्शन के अंदर मैं दिस को भी प्रिंट कराता हूँ, एस आउट दिस। तो यहाँ पे मैंने दिस को प्रिंट कराया है और यहाँ पे मैंने num1 को प्रिंट कराया, और मैं कह रहा हूँ कि दोनों के दोनों सेम है। ज़रा देखते हैं, तो आप देखोगे हाँ दोनों के दोनों सेम है। तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराते हो ना तो उस केस में होता क्या है, ऐसे कुछ प्रिंटिंग होती है कि पहले तो वो ऑब्जेक्ट का जो भी पैकेज है, तो ऑब्जेक्ट का पैकेज ये है, डॉट क्लास नेम एट द रेट रेफरेंस। बेसिकली ये बता रहा है कि ये ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट का एक अपना खुद का रेफरेंस होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, तो हर ऑब्जेक्ट का एक यूनिक आइडेंटिफायर है, दिस इज़ दैट आइडेंटिफायर। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट का आइडेंटिफायर और इस ऑब्जेक्ट का आइडेंटिफायर सेम है, क्योंकि दोनों के दोनों सेम ही चीज़ें हैं भाई। यहाँ पे मैंने num1 को प्रिंट कराया और यहाँ पे मैंने num1 के दिस को प्रिंट कराया। तो दिस एंड num1 हमें समझ में आ रहा होगा कि दोनों सेम चीज़ें हैं। तो जो आपने किया दिस डॉट प्रिंट, तो उस टाइम पे num1 डॉट प्रिंट हुआ है। अच्छा एक बात और बताओ, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ num2 डॉट एड num1, तब भी दोनों सेम होंगे क्या? तब भी दोनों सेम प्रिंट होने वाले हैं क्या? समझ में आ रहा होगा कि भैया नहीं, आप सेम प्रिंट नहीं होंगे, क्योंकि num1 अलग है और जब आपने num2 डॉट ऐड किया है तो अब क्या होगा, num2 का रेफरेंस प्रिंट होने वाला है। ठीक है, तो दोनों आप देखोगे अलग अलग होंगे। तो पहला जो प्रिंट हुआ है विच इज़ num2 का रेफरेंस, ठीक है, ये num2 का रेफरेंस है। उसके बाद आपने num1 का रेफरेंस प्रिंट कराया, और ये दोनों चेंज होते रहेंगे हर बार, जितनी बार आप कॉल करोगे उतनी बार ये चेंज होते रहेंगे। ठीक है, अभी तो फिलहाल सेम लग रहे हैं, लेकिन आप मल्टीपल टाइम रन करोगे तो ये हो सकता है अलग अलग होते रहें। मेमोरी के अंदर बेसिकली अलग अलग रेफरेंस ये ले सकते हैं। तो ये था आपका बेसिकली दिस कीवर्ड। समझ में आ गया होगा हमें कि दिस कीवर्ड कर क्या रहा है,
दिस कीवर्ड बेसिकली करंट ऑब्जेक्ट को जिसको आपने कॉल किया है, सपोज करो आपने किया दिस डॉट ऐड को कॉल किया, राइट। तो जिस चीज़ ने ऐड फंक्शन को कॉल किया है, दिस बेसिकली उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है। तो ये बेसिकली दिस होता है। लेकिन अभी भी अगर दिस के अंदर कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ लेना। और इसके बाद हम बात करेंगे ऊप्स के 4 मेन पिलर्स के बारे में। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इनहेरिटेंस के साथ। उसके अलावा हमारे पास होते हैं इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन और इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन और पॉलीमॉर्फिज्म। ये चारों हम पढ़ने वाले एक करके। तो आज हमने बेसिक ऑफ ऊप्स समझा है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर। तो तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय।